हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम प्लास्टिक, ई वेस्ट एंड सॉइल पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं हमारे प्लेस पर्सपेक्टिव से वो सभी को कवर करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे सॉइल पोल्यूशन के बारे में, सिंगल यूज्ड प्लास्टिक, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 जिनको अमेंड किया गया है 2018 में, उसको भी पढ़ेंगे। जो ग्लोबल स्टेप्स लिए जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए वो जानेंगे। इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में पढ़ेंगे और ई वेस्ट क्लिनिक होते क्या हैं वो भी देखेंगे। प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं वो पढ़ेंगे। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 और ई वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2018 दोनों को कवर करेंगे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे। CPCB के बारे में जानेंगे, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। 2019 पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिसको अभी रिलीज़ किया गया है। और लास्ट में हम प्योर अर्थ के बारे में जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अभी बायो माइनिंग एंड बायो रेमेडिएशन प्रोसेस को यूज़ किया है सॉइल पॉल्यूशन को ट्रीट करने के लिए। तो हम इन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। बायो रेमेडिएशन होता क्या है और बायो माइनिंग क्या होता है। बायो रेमेडिएशन की बात करें तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है वेस्ट या पॉल्यूटेंट्स को ट्रीट करने के लिए। पॉल्यूटेंट्स का मतलब हो सकता है ऑयल स्पिल, कॉन्टेमिनेटेड ग्राउंड वाटर और किसी इंडस्ट्रियल प्रोसेस से अगर कोई वेस्ट जनरेट होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करें तो वो बायो रेमेडिएशन बोला जाता है। बायो माइनिंग की अगर बात करें फ्रेंड्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है वेस्ट से कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से इम्पोर्टेंट होते हैं। इस टेक्निक को यूजुअली अप्लाई किया जाता है ऐसे एरियाज में जो पॉल्यूटेड हो गई हो बिकॉज ऑफ मेटल्स। बायो माइनिंग में फ्रेंड्स सेपरेट मशीन्स का यूज़ करते हैं जिनमें लार्ज शिप्स लगी होती हैं और डिफरेंट साइज और मटेरियल्स के वेस्ट को सेपरेटली आइसोलेट किया जाता है जैसे सॉलिड, प्लास्टिक वेस्ट, वुड एंड मेटल्स। अब हम कुछ और मेथड्स भी देख लेते हैं जिसकी हेल्प से वेस्ट को ट्रीट किया जाता है। सबसे पहले फ्रेंड्स थर्मल ट्रीटमेंट होता है, मीन्स हीट को यूज़ किया जाता है वेस्ट को ट्रीट करने के लिए। कॉमनली जो यूज्ड मेथड है वो है फ्रेंड्स इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस। पायरोलिसिस की बात करें तो इसमें केमिकली डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को एट एलिवेटेड टेम्परेचर, मीन्स हाई टेम्परेचर पर बेसिकली डिकम्पोज किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर को। और यह सब फ्रेंड ऑक्सीजन की एब्सेंस में किया जाता है, मीन्स ऑक्सीजन को यूज़ नहीं किया जाता है जब पायरोलिसिस टेक्निक को अप्लाई किया जाता है। अब हम बात करें इंसिनरेशन की तो यह फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन किया जाता है वेस्ट को बाय डायरेक्टली बर्निंग। नेक्स्ट है फ्रेंड सब सरफेस कट ऑफ वॉल्स। कट ऑफ वॉल से आप समझ ही गए होंगे जो डंपिंग साइट्स होती हैं जैसे लैंडफिल्स होती हैं तो उसके चारों तरफ वॉल्स बनाई जाती हैं ताकि पर्टिकुलर डंप एरिया को सेपरेट किया जाए अदर सोर्सेज से। सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन इशू किया था कि इस प्लास्टिक पर बैन लगाया जाएगा और रिलेटिवली इंडिया से इसको फेज आउट किया जाएगा। और इंडिया ने फ्रेंड टाइमलाइन भी सेट करी है कि 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को फेज आउट किया जाएगा। अभी फ्रेंड्स कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है सिंगल यूज प्लास्टिक की। गवर्नमेंट अभी प्रोसेस में है फॉर गिविंग स्टेटरी डेफिनेशन ऑफ दिस सिंगल यूज प्लास्टिक। ज़्यादातर इसका यूज़ फ्रेंड प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री में होता है। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में हम जान लेते हैं। इनको 2016 में बनाया गया था और अब इनको अपडेट भी किया गया है 2018 में। इन रूल्स के अंदर जो मिनिमम थिकनेस है प्लास्टिक कैरी बैग्स की उसको डिफाइन किया गया है, दैट इज 15 माइक्रोन्स। और जैसे ही फ्रेंड्स हम थिकनेस को कम करते हैं प्लास्टिक कैरी बैग्स की तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है। इससे फ्रेंड्स क्या होगा, जो यूजर्स हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाएगा प्लास्टिक कैरी बैग्स को यूज़ करने के लिए। देन है फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल बॉडीज़। रूरल एरियाज से में जो वेस्ट जनरेट होती है उसको भी कवर किया गया है मैनेजमेंट के लिए इन रूल्स के अंदर। इसलिए ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाए रूरल एरियाज में। नेक्स्ट है फ्रेंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो फ्रेंड्स या मैन्युफैक्चरर जो सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल्स प्लास्टिक प्रोडक्ट को यूज मैन्युफैक्चर करने के लिए या खुद प्रोड्यूस करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन डाला गया है कि जो जब प्लास्टिक यूज़ हो जाती है उसका मैनेजमेंट हो बाद में। इसलिए उनको ट्रैक रिकॉर्ड करना पड़ता है जिन वेंडर्स को वो रॉ मटेरियल सेल करते हैं।
यह फ्रेंड्स इसलिए भी करा गया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको रोका जा सके। देन नेक्स्ट है फ्रेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेस्ट जनरेटर्स। जो भी इंस्टीट्यूशनल जनरेटर्स हैं ऑफ प्लास्टिक वेस्ट उनको सेग्रीगेट और स्टोर करना पड़ता है प्लास्टिक वेस्ट को एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और डिस्पोजिंग फैसिलिटीज़ को यह सेग्रीगेटेड वेस्ट को हैंडओवर करना पड़ता है। ऐसा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अंदर मैंडेट किया गया है। नेक्स्ट प्रोविजन है फ्रेंड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्ट्रीट्स वेंडर्स एंड रिटेलर्स। जो लोकल बॉडीज़ होती हैं फ्रेंड्स उनके अंदर शॉपकीपर्स को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करने के बाद, और उनको ही अलाउ किया जाएगा कि कैरी बैग्स को बेच सकते हैं वो। और फ्रेंड्स कोई भी यूजर्स अगर कैरी बैग को ख़रीदता है तो उसको भी कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड प्रमोट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक फॉर रोड कंस्ट्रक्शन और एनर्जी रिकवरी। ऐसा भी प्रोविज़न किया गया है। और गवर्नमेंट ने एक सेंटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम को बनाकर रखा है। ऐसे प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर और ओनर जो प्लास्टिक वेस्ट या प्लास्टिक प्रोडक्ट में डील करते हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक बेसिकली ऐसी प्लास्टिक होती है जिसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ नहीं होता है, ना ही वो रिसाइकिल की जा सकती है, इसलिए उसको फेज आउट करने की बात की गई है। गवर्नमेंट ने नेशनल मैराइन लेटर पॉलिसी को भी मेंशन किया है। नेशनल मैराइन लेटर पॉलिसी की बात करें तो जो ओशियन में फ्रेंड्स लेटर पहुंच जाता है उसको सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इस मैराइन लेटर पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। और टाइमलाइन तो हम देख ही चुके हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको फेज आउट करने की बात की गई है बाय 2022। तो हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को पढ़ा। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्लोबल स्टेप्स लिए गए हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के यूज़ को कम करने के लिए। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फ्रेंड्स अवेयरनेस जनरेट करने के लिए वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम या वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो 2018 का था उसकी जो थीम थी वो थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने फ्रेंड्स एक कैंपेन भी लॉन्च किया है #क्लीन सीज, जिसका फ्रेंड्स एम है टू एलिमिनेट मेजर सोर्सेज ऑफ मैराइन लिटर, माइक्रो प्लास्टिक्स इन कॉस्मेटिक्स एंड द एक्सेसिव वेस्टफुल यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बाई द ईयर 2022। तो इंडिया की जो टाइमलाइन है फ्रेंड्स वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से कैंपेन के हिसाब से या मैच करती है। होनोलुलु स्ट्रेटजी की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है यह स्ट्रेटजी किससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स जो मैराइन डेब्रिस होती है उसका जो इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक इम्पैक्ट या ह्यूमन हेल्थ पे या इकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है उसको रिड्यूस करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि ग्लोबल कोलैबोरेटिव एफर्ट लिया जा सके टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ मैराइन डेब्रिस। इसी को फ्रेंड्स होनोलुलु स्ट्रेटजी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव। जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर्स होते हैं फ्रेंड्स उनको मिलाकर एक ग्लोबल अलायंस बनाया गया है टू फाइट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह ओवरऑल एक पार्ट है फ्रेंड्स एक्टिविटीज़ का अंडर सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम जो फ्रेंड्स वन प्लेनेट नेटवर्क के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और यह जो सस्टेनेबल टूरिज्म प्रोग्राम है ओवरऑल लीड किया जा रहा है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन एंड एलन मैकआर्थर फाउंडेशन। और फ्रेंड्स वेसल कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन को भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ग्लोबली। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनका जो यूज है फ्रेंड्स उसको कम करने के लिए। अब हम फ्रेंड्स अदर टाइप ऑफ पॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं। एक है माइक्रो प्लास्टिक जिसको माइक्रोबीट भी बोला जाता है। जनरली यह इनकी लेंथ जो रहती है वो 1 mm से कम होती है, इसलिए यह आसानी से मैराइन इकोसिस्टम में एंटर कर सकते हैं और वहाँ पर बायो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह आसानी से फूड चेन में एंटर हो जाते हैं। यह जनरली अपने साथ कैरी करते हैं कार्सिनोजेनिक केमिकल कंपाउंड या कैंसर कॉजिंग केमिकल कंपाउंड और यह एंटर कर जाते हैं फूड चेन में। इनकी सोर्सेज की बात करें तो फ्रेंड्स जनरली वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स से आते हैं, कॉस्मेटिक्स, प्लास्टिक बोटल्स, क्लोथिंग, सिंथेटिक क्लोथिंग। एक और फ्रेंड्स नए टाइप का प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है प्लास्टिक रस्ट। यह फ्रेंड्स रिसर्चर्स ने फाउंड किया है ऐसी रॉक्स पर जो सी शोर के पास पाई जाती हैं और उन पर प्लास्टिक की पतली लेयर को डिस्कवर किया गया है। जनरली इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें प्लास्टिक रस्ट की तो यह पॉलीइथाइलिन का बना हुआ है जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लास्टिक होती है और ज़्यादातर फूड और प्रोडक्ट पैकेजिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अब हम फ्रेंड्स ई वेस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। अभी भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक एग्रीमेंट को साइन किया है और कंट्री के पहले ई वेस्ट क्लिनिक को एस्टेब्लिश किया गया है भोपाल में। ई वेस्ट क्लिनिक की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर
SPD हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है वेस्ट मटेरियल का, मतलब सेग्रीगेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल किया जाता है वेस्ट का, जो कमर्शियल और हाउस होल्ड यूनिट दोनों से जनरेट हो सकती है। यह बेसिकली जो ई वेस्ट क्लिनिक प्रोजेक्ट है, यह 3 मंथ्स के लिए अभी पायलट बेसिस पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ई वेस्ट को फ्रेंड्स डोर टू डोर कलेक्ट किया जाएगा या डायरेक्टली डिस्पोज किया जाएगा क्लिनिक पर ही, और इसके एक्सचेंज में एक फ़ी भी दी जा सकती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करें तो वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ई वेस्ट क्लिनिक्स को, और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2016 के, उसके प्रोविज़न को भी कंप्लाई करना पड़ेगा ई वेस्ट क्लिनिक को। अब हम ई वेस्ट के बारे में जान लेते हैं। ई वेस्ट को फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बोला जाता है, इसलिए यह वेस्ट डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से जनरेट होती है, जैसे कि होम अप्लायंसेस, ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट्स। जनरली फ्रेंड्स इन ई वेस्ट प्रोडक्ट्स में टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यह हजार्डस होती है। लेड होता है फ्रेंड्स, जो कि फाउंड होता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड तो होता ही है हर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में, तो उसमें लेड होता है फ्रेंड्स। कैथोड रे ट्यूब्स में भी लेड पाया जाता है। कैडमियम की बात करें तो कंप्यूटर बैटरीज, मॉनिटर्स में पाया जाता है। मरकरी CFLs स्क्रीन मॉनिटर स्विचेस में भी पाया जाता है। पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स आपको याद रखना है, यह कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर में ज़्यादातर पाया जाता है। ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट की बात करें तो यह प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्लास्टिक केजिंग, केबल्स में भी पाया जाता है फ्रेंड्स, और ऐसी केबल्स जो इंसुलेशन के लिए यूज़ होती हैं वहाँ पर भी ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट का यूज़ किया जाता है। अब हम फ्रेंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, गवर्नमेंट ने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंदर एक प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब है फ्रेंड्स जो प्रोड्यूसर होते हैं उन पर प्राइमरी बर्डन है, जो भी उनके प्रोडक्ट से वेस्ट जनरेट होती है उनको कलेक्ट करें और डिस्पोज करें। अगर यह फ्रेंड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी थर्ड पार्टी को डेलीगेट कर दी जाती है तो उस थर्ड पार्टी का नाम प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है फ्रेंड्स, जो यूज प्रोडक्ट है उसको मैनेज किया जाए, और जनरली कंपनीज रहती हैं या प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करते हैं। गाइडलाइंस जो है फ्रेंड्स ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उनमें जनरली मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होनी चाहिए प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन के लिए वो मेंशन नहीं है। यह गाइडलाइंस प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स में मेंशन की गई हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन होना चाहिए इन ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम एनी स्टेटरी बॉडी, और मिनिमम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए वेस्ट मैनेजमेंट में। जो रजिस्ट्रेशन की टाइम लिमिट है फ्रेंड्स वो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल में मेंशन की गई है, मैक्सिमम 3 ईयर्स, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पावर दी गई है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसको अप्रूव किया जाएगा। अब हम ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ई वेस्ट की बात करें तो इंडिया में ह्यूज क्वांटम में ई वेस्ट जनरेट होता है। एनुअली नियरली 2 मिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट किया जाता है, और इंडिया 5th नंबर पर आता है ग्लोबली आफ्टर US, चाइना, जापान एंड जर्मनी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई वेस्ट रूल्स को नोटिफाई किया है, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो ई वेस्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती हैं फ्रेंड्स, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी वेस्ट जनरेट होती है उनके प्रोडक्ट से उसको स्टोर किया जाए और उसको डिस्पोज किया जाए। इसलिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को पास किया गया है। इन रूल्स को 2018 में अपडेट भी किया गया था, और इन रूल्स के अंदर फ्रेंड्स सभी स्टेक होल्डर्स को कवर किया गया है, वेदर वो कंज्यूमर हो, डिस्मेंटलर्स हो, या कोई प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन हो। इन रूल्स के अंदर फ्रेंड्स एक कलेक्टिव मैकेनिज्म का प्रावधान भी है, मीन्स जो भी वेस्ट कलेक्ट की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा अंडर देयर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टोर की जाएगी कलेक्शन सेंटर्स या कलेक्शन पॉइंट में। सभी तरह की वेस्ट को कवर भी किया गया है फ्रेंड्स इसमें, जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स या मरकरी कंटेनिंग लैंप्स होते हैं, उनको भी इस रूल्स के अंदर कवर किया गया है। फ्रेंड्स इसके अंदर इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट रिफंड स्कीम नाम से एक प्रोविज़न किया गया है। यह एक ऐसा चार्ज होता है फ्रेंड्स जो प्रोड्यूसर जनरली कंज्यूमर से चार्ज करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, और जब वो वेस्ट को वापस देते हैं जो जनरेट की गई प्रोडक्ट से, तो उनको यह जो चार्ज रहता है वो रिफंड कर दिया जाता है। इसके अंदर फ्रेंड्स एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अथॉराइजेशन की भी बात की गई है, और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यह पावर दी गई है कि जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अथॉराइज करता है।
ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2018 के बारे में हम जान लेते हैं, जो 2016 का एक अपडेशन है फ्रेंड्स। इनमें जो भी ई वेस्ट जनरेट होती है उसके फॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि जो भी डिस्पोजल मैकेनिज्म है उसको फॉर्मलाइज किया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हमने देखा था 2016 टारगेट के अंदर कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मैन्युफैक्चरर्स को। अब 2018 रूल्स के अंदर इन कलेक्शन टारगेट्स भी कुछ स्पेसिफाई किए गए हैं। 10% तक टारगेट रखा गया है जो भी वेस्ट जनरेट होती है प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट से। तो 2017-18 के लिए 10% तक टारगेट रखा गया था और 2023 तक इस टारगेट को हर ईयर 10% इंक्रीज किया जाएगा। और 2023 के बाद फ्रेंड्स जो भी 70% तक वेस्ट जनरेट होती है प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट से, उनको कलेक्ट किया जाएगा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के अंदर, और इनको फ्रेंड्स कलेक्शन सेंटर में स्टोर किया जाएगा। और ऐसे प्रोड्यूसर फ्रेंड्स जो प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं लेकिन उनकी जो ऑपरेशनल टाइम है वो इन प्रोडक्ट्स के लाइफ टाइम से कम है, तो उसके लिए सेपरेट ई वेस्ट मैनेजमेंट या कलेक्शन टारगेट्स रखे गए हैं। इसके साथ ही साथ रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस के लिए कुछ प्रोविज़न है। जो भी फ्रेंड कॉस्ट आएगी सैम्पलिंग और टेस्टिंग के लिए वो गवर्नमेंट उसका बर्डन शेयर करेगी जो भी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। लेकिन अगर प्रोडक्ट है कोई हजार्डस प्रोडक्ट है और वो कंप्लायंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, प्रोड्यूसर्स को फिर उसकी कॉस्ट, सैम्पलिंग कॉस्ट और टेस्टिंग कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अगर उनको डिस्पोजल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करना है। अब हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी जान लेते हैं। यह एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि इसको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर बनाया गया था और कुछ और एडिशनल पावर इसको दी गई थी अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981। यह फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कुछ टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब हम एक रिपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जिसको ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन ने रिलीज किया है। उस रिपोर्ट का नाम है 2090 पॉल्यूशन एंड हेल्थ मैट्रिसेस ग्लोबल रीजनल एंड कंट्री एनालिसिस। ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन की बात करें तो यह एक कोलैबोरेटिव बॉडी है। इसमें नियरली 60 मेंबर्स हैं और कुछ ऑब्जर्वर मेंबर्स भी हैं जो पॉल्यूशन से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ जो काम कर रहे हैं, वो ऐसी बॉडीज़ इसके मेंबर्स हैं फ्रेंड। 2012 में प्योर अर्थ जो एक बॉडी है फ्रेंड्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इस अलायंस को इनिशिएट किया था अलॉन्ग विद वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, यूनिडो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन कमीशन और मोर देन 25 लो मिडिल एंड इनकम कंट्रीज नॉन प्रॉफिट एजेंसीज को इंक्लूड करके इस अलायंस को इनिशिएट किया गया था। एम वही था फ्रेंड्स, पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट होता है हेल्थ पर उसको एड्रेस किया जा सके। रिपोर्ट को पढ़ने से पहले हम प्योर अर्थ के बारे में जान लेते हैं जिसने फ्रेंड 2012 में ग्लोबल अलायंस ऑन हेल्थ एंड पॉल्यूशन को इनिशिएट किया था। प्योर अर्थ को एक ब्लैक स्मिथ इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है और यह न्यूयॉर्क बेस्ड इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या एनजीओ है जिसको 1999 में फाउंड किया गया था। इसका काम है फ्रेंड्स जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं उनमें जो पॉल्यूशन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, और यह एक ओनली सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पर जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करती है। अब हम रिपोर्ट्स के हाइलाइट्स को देख लेते हैं जो रिलीज़ की गई है ग्लोबल अलायंस हेल्थ एंड पॉल्यूशन के द्वारा। इस रिपोर्ट के अनुसार पॉल्यूशन एक लार्जेस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट है हेल्थ के लिए और 2017 में फ्रेंड्स पॉल्यूशन की वजह से नियरली 15% ऑफ ग्लोबली डेथ हुई हैं और 275 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, यह एक मेजर होता है बेसिकली डिसीज बर्डन को कैलकुलेट करने के लिए। मीन्स बिकॉज ऑफ एनी हेल्थ इशूज और डिसेबिलिटी और एनी रिलेटेड डेथ आपके जो लाइफ स्पैन है उसमें कितने ईयर्स कम हो जाते हैं, वही डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स बताता है। तो 2017 में 275 मिलियन ईयर्स कम हुए हैं फ्रेंड्स अगर हम ग्लोबली देखें। इस रिपोर्ट में फ्रेंड्स 3 लिस्ट को इंक्लूड किया गया है ऑन पॉल्यूशन इंड्यूस्ड डेथ, और इंडिया एक अकेली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो तीनों लिस्ट में आती है टॉप 10 में।
पहला है फ्रेंड्स एनुअल प्री मेच्योर पॉल्यूशन रिलेटेड डेथ, मीन्स एनुअली पॉल्यूशन से प्री मेच्योर डेथ की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा प्री मेच्योर डेथ होती है पॉल्यूशन की वजह से, नियरली 2.3 मिलियन वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद चाइना है फ्रेंड्स 1.8 मिलियन। तो आप डिफरेंस भी देख सकते हैं कितना यूज है। एनुअल प्री मेच्योर एयर पॉल्यूशन से जो डेथ होती हैं उसकी बात करें तो इंडिया सेकंड पोजीशन पे आता है और चाइना के काफ़ी क्लोज है फ्रेंड्स। चाइना फर्स्ट नंबर पर आता है विथ 1.243 मिलियन डेथ और इंडिया 1.24 मिलियन डेथ एनुअली एयर पॉल्यूशन की वजह से इंडिया में होती हैं। पॉल्यूशन डेथ की अगर बात करें पर लैख पीपल तो इंडिया में हर 1 लाख पीपल में फ्रेंड्स 174 डेथ्स पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। तो हमने की हाइलाइट्स देखी रिपोर्ट की, और अगर आप ऐसी राइटिंग या आंसर राइटिंग में पॉल्यूशन से कुछ कोट करना चाहते हैं तो आप इस फिगर्स को कोट कर सकते हैं। यह था हमारा एनालिसिस इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।